हम क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रखा था और उसके अंदर हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म आज स्टार्ट करना। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म एंड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। और उस टाइम मैंने आपको ये बोला था कि बेटा थोड़ा वीडियो ना थोड़ी बड़ी बन जाएगी, तो उस केस में ना मैं सेकंड वीडियो में बाकी के जो दो आइसोमेरिज्म बचते हैं अपने पास, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो दो पार्ट बचते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्क करवाऊंगी। तो आज मैं करवा रही हूँ लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज देखो नाम से ही पता चल रहा है लिंकेज। और मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसके नाम में वो चीज़ जुड़ी हुई होती है ना, तो उसको मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ। पहले अगर नाम से ही नाम को ही अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो समझ लो आपको चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम ऐसे ही ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है, नाम से पता चल रहा है लिंकेज यानी कि लिंक होना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा साइड से बॉन्ड बना सकते हैं, एक के कंपैरिजन में ज़्यादा साइड से बॉन्ड बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइनाइड ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन भी जुड़ सकता है एज ए लिगेंड की फॉर्म में मेन मेटल के साथ, और नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, ठीक है। यानी कि मैं नाइट्रोजन को भी मेन कंपाउंड के साथ जोड़ सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बताऊं, जैसे कि अपने पास आता है NO2 ग्रुप, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन पर सिंगल बॉन्ड, दो ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड। और ये जो नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर से यानी कि नाइट्रोजन भी यहाँ से बॉन्ड बना सकता है मेन मेटल के साथ। सेम ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव यानी कि लोन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर, ये भी यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो जब इस तरह के जो लिगेंड्स जब उसके साथ जुड़ती है ना, तो उसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एग्जांपल आपके पास, ठीक है, इसके अंदर उतने ही लिगेंड्स हैं, वही मेटल है, वही चार्ज है, और ये इसका आइसोमेरिज्म है। इसमें NO2 ग्रुप ने नाइट्रोजन के साथ कोबाल्ट से बॉन्ड बना रखा है, इसमें NO2 ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन ने कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उतना ही है, ठीक है। इसने नाइट्रोजन के साथ बनाया है तो इसको मैं बोलूंगी कोबाल्ट N, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रखा है। इसने इसके ऑक्सीजन के साथ बनाया है तो इसको मैं बोल दूंगी कोबाल्ट O। जब लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है यानी कि सेम लिगेंड जब अलग अलग साइड से बॉन्ड बनाते हैं ना, तो उसकी वजह से कंपाउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, यानी कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में उस बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। जैसे कि ये कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो सेम वही मेटल है, ठीक है, कोबाल्ट है, इसमें भी कोबाल्ट है, 5 इसमें अमाइन ग्रुप है, इसके अंदर भी अमाइन ग्रुप है, वही दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन NO2 ग्रुप, दोनों में NO2 ग्रुप जुड़ा है, लेकिन इसके अंदर तो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है, इसके अंदर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है। नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होने की वजह से इस कंपाउंड का कलर है येलो कलर, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होने की वजह से इस कंपाउंड का कलर बन गया रेडिश ब्राउन। तो इस तरह से लिंकेज होने से जो चेंजमेंट आता है ना, उसको हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब देखो इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स विद टू डिफरेंट डोनर एटम्स। वो लिगेंड्स जिनके अंदर एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं जिस लिगेंड के अंदर, उस एटम के ऊपर डोनर एटम्स अलग अलग हो, विच में दीज अटैच टू द सेंट्रल मेटल, जो कि सेंट्रल मेटल से अटैच होता है एटम थ्रू आइदर ऑफ द टू एटम्स, ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी भी एक एटम से वो जुड़ा हुआ है। जैसे NO2 ग्रुप में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है या फिर ऑक्सीजन से जुड़ा है, यानी कि आइदर या तो या फिर या, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ हो। ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर वो दोनों साइड से जुड़ा हुआ है, या तो इसी से एक साइड से नाइट्रोजन से जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन से, बस, ठीक है। दिस इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एम्बिडिएंट लिगेंड। और इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं ना, उनको हम एम्बिडिएंट लिगेंड बोलते हैं। ये आइसोमेरिज्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कलर में। फिर अपने पास आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है जिसके अंदर पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो अलग अलग प्रेजेंट हो। बोथ कैटायन एंड एनाडाइन आर कॉम्प्लेक्स। अब दोनों ही कैटायन और एनाडाइन का काम करेगा। अगर ये पहले लिखा है तो सेम हमने बोला था कैटायनिक पार्ट पहले लिखा जाता है, जैसे कि NaCl सोडियम पोटाशियम,
सॉरी पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। तो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले को पहले लिखते हैं। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, मुझे नहीं पता मैं किसको एनाइन या मैंने एनाइन ले रखा, तो आप आंख बंद करके पहले वाले कंपाउंड को, कॉम्प्लेक्स को कैटाइन बोलो और दूसरे वाला ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, एनाइन। ठीक है, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया था ना, एक पे तो है 6 अमाइन ग्रुप, एक पे है 6 थायोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, इसका अगर मैं आइसोमेरिज्म करूँ तो मेरे पास क्या होगा, 3-4 तरीके से हो सकता है, मैंने 2 तरीके लिखे हैं। इट विल बी, देखो ऐसे हो सकता है मैं तीनों के अंदर 3-3 कर दूं, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बराबर होनी चाहिए। अमाइन पे तो 0 है, चार्ज 0 होता है। देखो इस पे जब हमने कैटाइन किया था ना, इसकी जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो क्रोमियम अमाइन पे होगा कैसा, 0 चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग तो देखो क्रोमियम के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही नहीं सकती। अब ये एनाइन है, थायोसाइनाइड की वजह से इसके ऊपर +6 चार्ज आया, क्योंकि एक थायोसाइनाइड पे -1 चार्ज होता है, और 6 की वजह से इस पे कितने हो जाएंगे, -6। अब -6 भी नहीं हो सकता, दोनों एक ही उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट को बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। +6 होने की वजह से इसको ऊपर भी +3 और इसके ऊपर भी +3, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को लेके +6 होना चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थायोसाइनाइड लिगेंड। ठीक है, तो अब हम इसका कोई भी आइसोमेरिज्म बनाए ना, हमारे पास चार्ज बराबर होना चाहिए, +3+3। इसके ऊपर लूंगी तो देखो 3 थायोसाइनाइड है तो +3 आएगा, इसके ऊपर लूंगी तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लूं, इस तरीके से लूं, ठीक है, तो देखना अमाइन है, इसके ऊपर -1 चार्ज है तो इसके ऊपर -1 आएगा। अगर ऐसे लूंगी तो इस पे -5 आएगा, है ना, सॉरी +5 आएगा, इस पे कितना आएगा, +1 आएगा, टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, +6, यानी कि ओवरऑल हमारे पास 6 होना चाहिए। ये इसी तरह से अपने पास आइसोमेरिज्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर अपने पास आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेस के अंदर बनता है, यानी कि आइसोमेरिज्म दैट हैव द सेम कनेक्शन अमंग द एटम्स बट ए डिफरेंट अरेंजमेंट इन द एटम इन स्पेस। अरेंजमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन एटम की जो अरेंजमेंट हो वो स्पेस में अलग अलग हो, 3D के अंदर लेते हैं हम इसको। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सिस आइसोमर, एक होता है ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, एनेंशियोमर में और एनेंशियोर पॉजिटिव एनेंशियोमर, दूसरा नेगेटिव एनेंशियोमर। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। अब पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को पढ़ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो डायस्टीरियोमेरिज्म ऑल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बुक पेपर में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन डायस्टीरियोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियोमर्स, तो डायस्टीरियोमर्स को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं। तो वहाँ पे पजल मत होना, डायस्टीरियोमर्स आता है तो उसका मतलब है आपसे वो किसके बारे में पूछ रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं जिनकी नॉन मिरर इमेज, जिसकी कोई मिरर इमेज नहीं होती। ठीक है, स्टीरियोमर्स जो होते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये आ गया, अगर ग्रुप लिगेंड सेम साइड जुड़े हुए हों तो हम बोलते हैं उसको सिस। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट में जुड़े हुए हों तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। इसका याद करने का तरीका क्या होता है, अगर हम सेम साइड लें तो देखो मेटल से अगर मैं एंगल देखूँ तो इसका एंगल होता है 90 डिग्री का। अगर हम अपोजिट साइड में लें तो देखो मेटल से ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री पे, यानी कि अपोजिट साइड में जब सेम लिगेंड होते हैं तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं, और अगर सेम साइड सेम लिगेंड होते हैं तो उसको हम सिस बोलते हैं। ठीक है, फिर अपने पास आता है दीज 2 कंपाउंड्स आर नॉट मिरर इमेज। इन दोनों की मिरर इमेज नहीं है, अगर हम बीच में मिरर लगा दें तो ये एक दूसरे की इमेज नहीं है। ठीक है, ये क्लोरीन तो मैच कर जाएगा, ये अमाइन भी मैच कर जाएगा, लेकिन ये और ये नहीं करेंगे। इस पोजीशन पे क्लोरीन है, इधर इस पोजीशन के ऊपर अमोनिया है, इधर अमोनिया है तो इधर क्या है, क्लोरीन। तो दीज 2 कंपाउंड्स आर नॉट मिरर इमेज। ये जो 2 कंपाउंड्स है ना वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है कि बट दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। अब ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड्स है। जैसे मैंने आपको अभी अभी लिंकेज आइसोमेरिज्म में बताया था ना कि कोबाल्ट ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसका कलर येलो हो गया, कोबाल्ट ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो गया। तो सेम ऐसे ही अगर पोजीशन भी लिगेंड्स की चेंज हो जाती है ना तो भी वो अलग अलग तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को सेम नहीं बोल सकते। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हैं कि ये एक आइसोमर्स हैं, एक दूसरे दोनों ही आइसोमर्स हैं जिसके अंदर केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट है जो लिगेंड्स की वो स्पेस के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद अपने पास एनेंटियोमर्स आते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना ये वाला, क्योंकि इसको समझना ना हल्का सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं ना तो अपने लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एनेंटियोमर्स जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। उनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होती ऑफ ईच अदर एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाऊंगी हैंड का, इससे ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मान लिया ये मेरे पास, मैं आपको कैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, जो 1 मिनट मैं कुछ लेके आऊँ। क्या एग्जाम्पल क्या लूँ मैं, कैसे हैंड को मैं कैसे शो करूँ मिरर के अंदर। बेटा ये ना बुक की साइड मत जाना, क्योंकि मेरे पास मंदिर था तो मैंने मंदिर में से बुक उठा ली। मान लिया ये मिरर है, ठीक है, ये जो बुक है वो मिरर है, मैं इसके पास अपना हाथ रखती हूँ तो बुक के अंदर देख, कभी भी आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने हाथ को ऐसे लगा के देखो, आप बीच में मिरर है ना तो मिरर के अंदर देखो अपना हैंड ऐसे दिखता है, अपना राइट हैंड हमेशा लेफ्ट दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस हाथ के सामने ये मिरर है, अपना पाम इस हाथ का मिरर की साइड है। मान लिया ये हाथ जो मेरा है ना वो इस हाथ की मिरर इमेज दिख रही है, तो जो इमेज होगी मिरर के अंदर उसका पाम भी मिरर की साइड होगा, है ना। अब अगर मैं पाम पाम को ऐसे मिलाऊं तो वो सुपर इम्पोजेबल हो जाता है। लेकिन मान लिया ये मिरर है और मैं अपना एक्चुअल हैंड और मेरे मिरर वाले हैंड को ऐसे रखूं ना पाम पाम को सामने, तो ऐसे मिला लो भाई, ये बन गई फिश। ये बनी नहीं, ये सुपर इम्पोजेबल है ही नहीं, इसका थंब इस साइड है, इसका थंब इस साइड है ना। तो अपना हाथ कभी भी सुपर इम्पोजेबल नहीं बनाता, इसलिए वो एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है यानी कि एक दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, अब अपने पास आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, मैंने आपको सिस और ट्रांस बता दिया, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत सा टॉपिक है आपके अब की बार ना रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, ज़्यादा डीपली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपके इतना ही था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में और उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी। अब ये अपने पास आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अभी अभी बताया था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन लिगेंड की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी सिस और कभी ट्रांस दिखता है। ठीक है, सिस में क्या होता है, सिमिलर लिगेंड्स दोनों एक साइड होते हैं यानी कि एडजेसेंट साइड पे होते हैं यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे। ट्रांस में अपोजिट होते हैं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे, अपोजिट एक दूसरे के सामने। नोट, अगर किसी को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, अगर 2 होगा तो उसकी लीनियर शेप बनेगी, लीनियर शेप में क्या एक्सिस और क्या ट्रांस हम देख ही नहीं सकते, ये भी लीनियर शेप है, अगर मैं इसको खड़ा कर दूं तो वो भी लीनियर शेप है। ठीक है 3 अगर है कोऑर्डिनेशन नंबर तो कैसी बनाएगी अरेंजमेंट, वो बनाता है स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या सिस और क्या ट्रांस नहीं बनता। तो किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर 2 या 3 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है तो उस केस में सिस और ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, अब आती है बात 4 वाले में, अगर किसी के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नंबर 4 हो,
ठीक है, 4 में स्क्वायर प्लेनर भी बनता है, 4 में टेट्राहेड्रल भी बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी अभी हमने प्लैटिनम का लिया था जिसमें मैंने लिया था NH3 का ट्वाइस और Cl2, अभी अभी तुम्हें दिखाया था। ये अगर ये स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर का। स्क्वायर प्लेनर में तो सिसो ट्रांस बनता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर देखो टेट्राहेड्रल के अंदर भी 4 ही होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में sp3 यानी कि 3 और 1 4 हो गए। तो टेट्राहेड्रल में भी 4 होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन टेट्राहेड्रल कंपाउंड अगर किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 तो बिल्कुल ही नहीं बनते, चाहे कैसे भी कर लो, ये बात आप याद रखना। और दूसरी चीज ये याद रखना, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है किसी भी कॉम्प्लेक्स की तो वो भी कोऑर्डिनेशन नंबर को शो, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता, स्क्वायर प्लेनर करता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल करता है। आगे समझ में। फिर अपने पास आती है मेरिडोनियल और फेशियल क्या होती है। तो ये अपने पास मैं ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लेके बताऊंगी। ये होता है मेरिडोनियल और वो है फेशियल। ऊपर थोड़े ज़्यादा एग्जांपल थे तो वो मैंने शो नहीं किया। ठीक है, मेरिडोनियल का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो होता है, जैसे पहले मैं तुम्हें ऑक्टाहेड्रल बताती हूँ बेटा। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल को हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, स्क्वायर और बाई पिरामिडल। ठीक है, कि मैं इसके अंदर देखो मेरिडोनियल कैसे बनाऊं, मैं स्क्वायर का 2 साइड ले लूं, एक और एक, ये 2, और मैं उसको या तो नीचे वाले पिरामिड से मिला दूं या फिर मैं ऊपर वाले पिरामिड से बना के जब ऐसे ट्रायंगल बनाती हूँ ना तो वो बनाता है मेरिडोनियल। ठीक है, ये इसके साथ बना सकता है, ये इसके साथ बना सकता है, पीछे वाले 2 को भी मैं अगर पिरामिड से लूं तो भी वो मेरिडोनियल होता है। अब बात आती है किसकी, बताओ, फेशियल की। ठीक है, फेशियल का क्या होता है, फेशियल के अंदर कैसे शो होगा, फेशियल के अंदर होता है कि ये है आपका ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। ठीक है, फेशियल में हम क्या लेते हैं कि ये हो जाए और इसके नीचे वाला हो जाए, ये जो होता है ना ये सेम हो। मान लिया यहाँ पे बी है, कोई बी है और इधर भी बी है, तो ये फेशियल बनाएगा। इधर ए है, इधर ए है, इधर ए है, तो ये भी फेशियल बनाएगा, बना रहा है ना। तो इस तरीके से फेशियल बनता है। और इस तरीके से क्या बनता है, इस तरीके से आपकी बनती है मेरिडोनियल साइट। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल हैं। तो फेशियल और मेरिडोनियल आपके ऑक्टाहेड्रल में बनती है। तो उसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट, अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख लेना, कर लेना। अब मेन चीज़ आती है ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नियर थ्योरी। हम सारा अभी तक वर्नियर थ्योरी के बारे में ही पढ़ते थे। कभी कभी आ जाता है 2 नंबर में कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ वर्नियर थ्योरी। ठीक है, या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो अपने पास आती है ड्रॉबैक्स ऑफ वर्नियर थ्योरी। वर्नियर थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या थी, ऑल दो वर्नर डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही कुड नॉट एक्सप्लेन सम। मतलब उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन तो कर दिया था लेकिन कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और वो उसकी क्या हो गई थी, वो उसकी लिमिटेशंस हो गई थी। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास क्या है इसकी लिमिटेशन, एबिलिटी ऑफ एनी सर्टेन एलिमेंट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ऑल्थो वर्नर डिस्क्राइब बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को इसने क्या कर दिया था, डिस्क्राइब। ही कुड नॉट एक्सप्लेन सम ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू देम। ठीक है, सच एज, वो इस तरीके की जो लिमिटेशन उसको नहीं बता, मतलब इस ये जो उसकी 3 है अजम्पशन, उसको ये इन 3 एग्जाम्पशंस को वो शो नहीं कर पाया था, पूरी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। फर्स्ट, एबिलिटी ऑफ एनी सर्टेन एलिमेंट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की कोई भी एलिमेंट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना सकता, सिर्फ डी ब्लॉक के यानी कि ट्रांजिशन मेटल ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। सेकंड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड्स का जो नेचर होता है ना डायरेक्शन का, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि मेटल टू लिगेंड है, लिगेंड टू मेटल है। ठीक है, तीसरी मैग्नेटिक और ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, उसको वो पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
ठीक है। तो ये जो 3 है वो इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद अपने पास आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शो करने की मॉडर्न थ्योरी। वर्नर्स के बाद आई, पहली आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर आई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फिर आई है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और फिर आई है लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है। लिगेंड फील्ड थ्योरी को आप बीएससी के अंदर करोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी 11th में आ चुकी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके +1 में आ चुकी 11th क्लास में, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर था। ठीक है। उसके अंदर आपने सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह की देखो उसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम से इस तरह से जंपिंग करवाए थे, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग वाले थे, वो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर थे। लिगेंड फील्ड थ्योरी आप पीएससी के अंदर करोगे। अब आप इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करोगे। ठीक है। 11th में आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हाइड्रोजन का एग्जांपल लेके शो किया था कि कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम के बीच में कैसे बनता है। यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आप यूज करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिगेंड्स कैसे फिल होते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस थी उसको भी ओवरकम कर दिया और नई अपनी एक्सप्लेनेशन बना दी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स। कुछ स्क्वायर प्लेनर में भी हैं। स्क्वायर प्लेनर वाले आपके बीएससी के अंदर आएंगे। आप 12th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ोगे। ठीक है। अब वीडियो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही एक्सप्लेन करूंगी। तो बेटा आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है, देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ मिले, है ना, कुछ हम मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ मिले। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरी कहीं पे भी कोई भी गलती आपको लग रही है या फिर आपको ये लग रहा है कि मैम इसको थोड़ा सा अगर आप ऐसे करते तो शायद ये और अच्छे से हो जाता, है ना, अच्छे अच्छे आइडियाज़, क्योंकि मेरा माइंड है एक और आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपके बहुत ज़्यादा माइंड्स होंगे, आपके पास अलग अलग आइडियाज़ आएंगे। तो वो चीज़ आप मुझे बताओ। ठीक है। वैसे मेरी डेली जो रूटीन है, बहुत बिजी रहती हूँ, स्कूल में टीचिंग करती हूँ, ट्यूशन्स पे करती हूँ, तो मेरे को टाइम तो थोड़ा ज़्यादा मिल नहीं पाता, फिर फैमिली को संभालना, ठीक है, मैरिड होने के बाद तो और ज़्यादा हो जाता है। तो बनाती हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो वो आप मेरे को कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छे अच्छे आइडियाज़ दो और प्लीज़ 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 लाइक के थंब को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है। वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड से बताओ, उनसे सब्सक्राइब करवाओ और जितना हो सके ना इस वीडियो को फैला दो। मतलब जब हम मेहनत करते हैं ना तो हमें चाहिए कि बस हमारी मेहनत ना रंग लाए। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना। ठीक है। उसको बहुत अच्छे से करना और आपकी 12th क्लास की जो बोर्ड है उनके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। बस यही थोड़ी सी ना मेरे मन में ये है बस, और कुछ नहीं चाहिए, आप अच्छा से रिजल्ट ले आओ बस। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बाय। कल नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस पर हम बनाएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।